वियोजन अभिक्रिया। पहली अभिक्रिया अपन ने देखी संयोजन अभिक्रिया, जिसके अंदर क्रियाकारक अणु आपस में संयोजित हो रहे थे। जैसे कार्बन जो है वो ऑक्सीजन से बाइंड हुआ और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर दिया, दो क्रियाकारक ने एक उत्पाद बनाया। अब हमारे पास में इसकी उल्टी अभिक्रिया है, वह अभिक्रिया जिसके अंदर क्रियाकारी अणु जो रहते हैं वो वियोजित होते हैं। क्रियाकारक के जो अणु है वो वियोजित हो जाते हैं, टूट जाते, विखंडित हो जाते हैं। और क्या करेंगे, विखंडित होगा तो एक से अधिक उत्पाद बनेगा। तो एक से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं। एक क्रियाकलाप दे रखा अपनी बुक के अंदर, क्रियाकलाप के अनुसार इसको अगर हम लोग देखें तो क्रियाकलाप के अंदर है कि एक टेस्ट ट्यूब के अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर हम लोगों ने फेरस सल्फेट जो है इसको जलाया है। फेरस सल्फेट इसको अपनों ने गर्म किया टेस्ट ट्यूब के अंदर। तो इसको गर्म करने पर अपने को इसमें से SO2 एंड SO3 टाइप से तो गैसें निकल जाएगी और यहाँ पर अपने पास में फेरिक ऑक्साइड बन जाएगा। तो ये फेरिक ऑक्साइड का निर्माण हुआ है। अब इसके अंदर आप लोग देखें तो क्या होता है इस प्रक्रम के अंदर कि ये क्रियाकारक जो था, इस क्रियाकारक से कितने अणु बन गए, यहाँ पर अलग अलग प्रकार से ज़्यादा उत्पाद का निर्माण हो गया। इसलिए इस रिएक्शन को हम लोग क्या कह रहे हैं, वियोजन अभिक्रिया कह रहे हैं। अब उसके अंदर ये बात कह रही कि इसके रंग में क्या परिवर्तन होता है। तो फेरस सल्फेट जो रहता है ना, फेरस सल्फेट, इसको हम लोग हरा कशिश के नाम से भी बाजार में मिलता है। ये हरा कशिश, यहाँ पर बस अंतर ही होता है हरा कशिश के अंदर कि FeSO4.7H2O, ये यहाँ पर हरे कशिश का फॉर्मूला हो जाता है। तो वाटर तो उसके अंदर एज ए सॉलिड फॉर्म में रहता है, तो इसके अंदर भी जब हम लोग देखते हैं तो इसके अंदर भी वाटर सॉलिड फॉर्म में रहता है। तो हरे रंग का होता है, कहने का मतलब ये पदार्थ हरे रंग का है। जब हम इसको गर्म करते हैं तो ये फेरिक ऑक्साइड बना देता है। फेरिक ऑक्साइड जो रहता है ये लाल भूरे रंग का, ईंट जैसा जो रहता है लाल भूरे रंग का पदार्थ बना देता है और टेस्ट ट्यूब के अंदर ये रह जाता है। बाकी ये दोनों क्या है, गैसें है। तो गैसों को निकालने का तरीका है अपने पास में कि इसको हम लोग एरोसाइन ऊपर की ओर लगाएंगे। बात ध्यान रखना अपने को, गैसों को हमेशा एरोसाइन से ऊपर लगाना है। और अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में कोई अवक्षेप बचता है तो उसके लिए एरोसाइन अपने को नीचे लगाना होता है। तो ये इसका एक तरीका होता है। तो यहाँ पर वियोजन अभिक्रिया में हम लोगों ने इसको देखा है कि इस अभिक्रिया के दौरान फेरस सल्फेट जो रहता है, फेरिक ऑक्साइड SO2 गैस और SO3 गैस के अंदर वियोजित हो रहा है, क्योंकि पदार्थ टूट रहा है। इसलिए इस रिएक्शन को हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। बहुत सारे इसके और भी एग्जाम्पल है अपने पास में। एग्जाम्पल नंबर अगर हम लोग दूसरे देखें कि कैल्शियम कार्बोनेट जो रहता है, चूना पत्थर जिसको हम लोग कहते हैं, इसको 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर जब गर्म करते हैं, चूना पत्थर है ये, चूना पत्थर के नाम से इसको जान रहे हैं। और इसका अगर अपन लोग रासायनिक नाम देखते हैं तो इसका नाम क्या हो जाएगा, Ca मतलब कैल्शियम और CO3 का मतलब क्या हो रहा है, कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो पदार्थ है इसको गर्म करेंगे 1000 पर, तो क्या बना देगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 क्या है, गैस से निकल जाएगी। तो इस तरह से ये वियोजन अभिक्रिया है, क्योंकि ये एक क्रियाकारक है, इधर की साइड पर दो उत्पाद का निर्माण कर रहा है। बहुत सारी उदाहरण इसके आपको मिलेंगे जिसके अंदर एक क्रियाकारक जो रहता है वह एक से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है। तो उन अभिक्रियाओं को हम लोग कहेंगे वियोजन अभिक्रिया। अब हम देखते हैं इसके अंदर कि वियोजन के बाद में अपने पास में और अभिक्रिया है जिसका नाम है अपने पास में विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया किसको कह रहे हैं, तीसरे प्रकार की अभिक्रिया देख लेते हैं हम लोग। विस्थापन अभिक्रिया नाम से पता चल रहा ना कि विस्थापन का मतलब क्या हो रहा है। अंग्रेजी नाम है इसका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या हो रहा है अपने पास में, हम लोग क्रिकेट देखते हैं ना, वहाँ पर कहते हैं सब्स्टिट्यूट फील्डर है। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या हो रहा है, एक को हटाकर दूसरा लगा देना। तो जब अभिक्रिया के अंदर क्या होता है, अभिक्रिया में कोई तत्व जो रहता है, क्रियाकारक का कोई तत्व अपना स्थान बदलकर क्या करता है, रासायनिक अभिक्रिया करता है। तो इससे संपन्न होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे अपने पास में है H2SO4 रिएक्ट विद जिंक एलिमेंट है, मेटल है ये, यहाँ पर हम लोग S लिख देते हैं, जिंक है ये। एक्वस फॉर्म में सल्फ्यूरिक एसिड जो रहता है इसको हम लोग एक्वस फॉर्म में ले रहे हैं, यहाँ पर जली ले रहे हैं। तो इसके साथ में रिएक्शन करने पर ये बना देता है जिंक सल्फेट प्लस इधर की साइड पर निकल जाती है हाइड्रोजन। ये नियम है वैसे भी कि अम्ल जो रहती है वह धातु के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन रिलीज करती है। तो ये उसी तरीके से हाइड्रोजन निकल रही है। तो इस रिएक्शन में क्या हुआ, इस रिएक्शन में H2 निकल गई है, रिप्लेस हो चुकी है। किसके द्वारा रिप्लेस हुई है, जिंक के द्वारा रिप्लेस हो गई। तो जिंक सल्फेट लिख दिया
और हाइड्रोजन निकल गई। तो जब कोई तत्व जो रहता है दूसरे तत्व को रिप्लेस करके हटाकर लगता है तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है? विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। बहुत सारी ऐसी विस्थापन अभिक्रियाएं हैं जो इस तरह से संपन्न होती है। सपोज है कि कॉपर सल्फेट रिएक्ट विद जिंक एंड प्रोड्यूस जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। हम लोग इसको नाम देंगे कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट, ठीक है, कॉपर सल्फेट। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है जिंक, और इसका नाम क्या हो जाएगा अपने पास में? जिंक सल्फेट, ठीक है, और इसका नाम क्या हो जाएगा? कॉपर हो जाएगा। तो इस अभिक्रिया में क्या हुआ? कॉपर को जिंक ने क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया, जिंक लग गया और कॉपर अलग हो गया, हट गया। अब आपके पास में एक एग्जाम्पल है, मैं इसका एग्जाम्पल बढ़ा के लिख रहा हूँ। रासायनिक अभिक्रियाओं में क्या बात ध्यान रखने वाली होती है? ये बात ध्यान रखने वाली है कि अगर रिएक्शन लिख दी मैंने, जिंक सल्फेट रिएक्ट विद कॉपर एंड प्रोड्यूस कॉपर सल्फेट प्लस जिंक। अभी हमने कहा संतुलन बहुत जरूरी है, उसका महत्व बहुत होता है। अब ये रासायनिक अभिक्रिया लिख दी अपनों ने, इसमें संतुलन है, इधर जिंक एक है, इधर जिंक एक है, इधर कॉपर एक है, इधर कॉपर एक, सल्फेट एक है, सल्फेट एक है। अब बात क्या आती है? क्या ये अभिक्रिया होगी? अगर हमने ये अभिक्रिया कराई तो क्या ये अभिक्रिया हो सकती है कि नहीं हो सकती है? और अगर हमने ये वाली कराई तो ये तो हो रही थी, ये तो होती है, ये क्यों नहीं होती है? ये अभिक्रिया नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? डिपेंड करता है मेटल की रिएक्टिविटी के ऊपर। इसको हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे, धातुओं की क्रियाशीलता वाला चैप्टर है। लेकिन यहां पर बात ध्यान रखना कि जिस धातु की कैपेसिटी, क्रियाशीलता इतनी नहीं कि वह दूसरी इससे अधिक क्रियाशील धातु को रिप्लेस कर सके, तो वो अभिक्रिया नहीं कर पाएगी। एक बार और समरी कर लीजिए आप। हाइड्रोजन, इसका एग्जांपल है यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फेट कह दो या फिर H2SO4 कह दो। H2SO4 ने रिएक्शन करी जिंक से, क्या बना दिया? जिंक सल्फेट बना दिया, प्लस क्या रिलीज हो गई? हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। एक एग्जांपल अपनों ने ये पढ़ा। दूसरा एग्जांपल अपनों ने पढ़ा है कि कॉपर सल्फेट जो रहता है उसमें जिंक डाल देने पर क्या बन गया अपने पास में? जिंक सल्फेट बन गया, प्लस क्या बन गया? कॉपर अलग हो गया है, ठीक है। तो इस तरह से क्रियाशीलता के ऊपर डिपेंड करता है कि मेटल की क्रियाशीलता क्या रहती है। अगला है द्विविस्थापन। नाम से पता चल गया अब तो, द्विविस्थापन किसको कहेंगे? द्विविस्थापन मतलब जब क्रियाकारक के जो दो तत्व रहते हैं या दो भाग रहते हैं, वो दोनों ही भाग एक दूसरे को रिप्लेस कर देते हैं, तब हम उसको द्विविस्थापन कहते हैं। परिभाषा आप लोग बनाएंगे कि किस तरह से बनाते हैं। जैसा कि अपने पास में रिएक्शन है, बेरियम सल्फेट है, एक कंपाउंड बेरियम क्लोराइड है, ये बेरियम क्लोराइड है। ये रिएक्शन कर रहा है अपने पास में, ये सोडियम सल्फेट से रिएक्शन करता है, ठीक है, सोडियम सल्फेट से रिएक्शन कर रहा है और कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है ये बेरियम सल्फेट प्लस इधर की साइड पे लिख दिया अपने सोडियम क्लोराइड। ये इसको बैलेंस करोगे तो 2 लगाना पड़ेगा। यहाँ साइन ये लगेगा नीचे, क्यों लगेगा? क्योंकि यहाँ पर ये साइन जब भी लग रहा है तो ये क्या इंडिकेट करता है कि ये क्या बनता है, यहाँ पर अवक्षेप बनता है, तब ऐसा बनेगा। एक बार और क्लियर कर लेते हैं अपन कि अगर कभी गैस बन रही है तो साइन किधर लगाएंगे हम लोग? ऊपर की साइड पर। और अगर अवक्षेप बनते हैं तो साइन किधर की साइड पर लगेगा? नीचे की साइड लगेगा। ये रासायनिक अभिक्रिया में अपने को ध्यान रखना है। अब इस रासायनिक अभिक्रिया में क्या हुआ है? इस रासायनिक अभिक्रिया में बेरियम का जो पार्ट था क्लोराइड, वो तो चला गया सोडियम के साथ, और सोडियम का जो पार्ट था सल्फेट, वो किसके साथ चला गया? बेरियम के साथ। और कभी यूँ कह सकते हो कि बेरियम जो है वो सल्फेट के साथ चला गया और सोडियम जो है वो क्लोराइड के साथ चला गया। कहने का मतलब दो पार्ट ने इसमें सेपरेशन किया है, प्रतिस्थापन किया है। यहाँ पर एक ही करा था, जिंक ही कर रहा था। अब यहाँ पर क्या है? सल्फेट भी उसके साथ जुड़ा हुआ है, उसने भी डिस्प्लेसमेंट किया है। जब ऐसी स्थिति बनती है तो उसको हम लोग कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें क्रियाकारक के 2 भाग जो रहते हैं वह आपस में परिवर्तित होने से या प्रतिस्थापित होने से उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। सेम अब और भी बहुत सारे उदाहरण इसके हम लोगों को देखने हैं, बुक के अंदर आपको ये बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे। अगली अभिक्रिया हम लोग देख लेते हैं अपचयन और उपचयन अभिक्रिया। उपचयन और अपचयन अभिक्रिया, ये भी अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, जिसको हम लोग एक साथ में रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। मिटा देते हैं इन सबको कि ये हमारी 2 रिएक्शन और बच रही है पीछे की साइड पर, ठीक है। इसको मिटा देते हैं एक बार। अब हमें पढ़नी है यहाँ पर अब ये उन्होंने पढ़ लिया था द्विविस्थापन।
अब हम लोग पढ़ रहे हैं उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, तो उपचयन और अपचयन का मतलब क्या रहा? उपचयन का मतलब कि एक मिनट कर दो। तो अगली अभिक्रिया अपने पास में है उपचयन और अपचयन। अब उपचयन अभिक्रिया का मतलब इसको हम लोग ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं, ऑक्सीकरण के नाम से भी इस अभिक्रिया को जानते हैं। और इधर की साइड पर अपचयन अभिक्रिया है, रेडॉक्स अभिक्रिया है। ये दोनों को मिलाकर हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, रेडॉक्स अंग्रेजी नाम है ये, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन के अनुसार। अब नाम से पता चल रहा है कि इस अभिक्रिया में क्या होगा। इस अभिक्रिया का मतलब है ऑक्सीजन परमाणु, अगर किसी अभिक्रिया के अंदर ऑक्सीजन परमाणु का क्या होता है, संयोग होता है, तो संयोजन अगर होता है तो वह अभिक्रिया क्या कहलाएगी? वह कहलाएगी उपचयन अभिक्रिया। और अगर हम लोग इसको कैटेगराइज कर देते हैं अलग अलग तरीके से, तो यहाँ पर इसका उल्टा कर देंगे हम लोग कि ऑक्सीजन का अगर विलोपन किसी अभिक्रिया के अंदर होता है, विलोपन मतलब निकलना, ठीक है, निष्कासन अगर होता है, तो वह अभिक्रिया क्या कहलाएगी? अपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। इसके बाद में अगर हाइड्रोजन के बेस पर इसको कहेंगे तो हाइड्रोजन का परमाणु अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर क्या होता है? विलोपित होता है, निकलता है। ठीक है, विलोपित अगर होता है तो वह अभिक्रिया क्या कहलाएगी? अपने पास में उपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। और इधर की साइड पर उल्टा मामला हो जाएगा कि हाइड्रोजन का अगर इसके अंदर क्या होता है? संयोजन होता है, तो हाइड्रोजन का संयोजन अगर होता है तो वह अभिक्रिया क्या कहलाएगी? संयोजन अभिक्रिया कहलाएगी। ठीक है, और उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं बहुत सारी अभिक्रिया हैं जिसके अंदर ये उदाहरण आपको मिलेगा। जैसा कि अभी अपनों ने देखा था H2SO4 है, इसमें जिंक डाल दिया था, तो इसमें जिंक डालने पर क्या हुआ था? जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। अभी इस अभिक्रिया में क्या हुआ? हाइड्रोजन निकल गई, इसलिए इस अभिक्रिया को क्या कह रहे हैं अपन? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कह रहे हैं। हाइड्रोजन का संयोजन वाली अभिक्रिया है। संयोजन वाली अभिक्रिया में जो है जैसे H2 है और S सल्फर के साथ में जुड़कर क्या बना रही है? H2S बना रही है, तो यह अभिक्रिया क्या कहलाएगी? यह अभिक्रिया कहलाएगी अपचयन अभिक्रिया। उसी प्रकार से ऑक्सीजन वाले भी उदाहरण अपने देख सकते हैं। कार्बन के साथ में ऑक्सीजन को जोड़ दिया तो क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। ये ऑक्सीकरण की अभिक्रिया हुई। विलोपन की अभिक्रिया का एग्जाम्पल देखेंगे अपन, ऑक्सीजन निकलने वाली अभिक्रिया का, तो बहुत सारी ऐसी अभिक्रिया है जिसके अंदर ऑक्सीजन परमाणु जो रहता है वह निकलता है। जैसे कि अपने पास में ऑक्सीजन निकलने वाला एग्जाम्पल जो है जिसके अंदर ऑक्सीजन का विलोपन होएगा, है ना, तो जैसे H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड है, H2O2 लिखा है और H2O2 से क्या निकल गया? ऑक्सीजन का परमाणु निकल गया। ये अभिक्रिया सामान्य तापमान पर भी हो जाती है। तो ये अभिक्रिया क्या कहलाई रही है? ऑक्सीजन निकलने के आधार पर अपचयन अभिक्रिया कहला रही है। ठीक है ना, ऑक्सीजन के निकलने के आधार पर अपचयन अभिक्रिया कहला रही है। तो और क्या है जिसके आधार पर हम लोग उपचयन और अपचयन का नाम देते हैं? एक बेस होता है, वो होता है इलेक्ट्रॉन का बेस। ऋण विद्युतीय परमाणु का भी बेस होता है, एक हम लोग इलेक्ट्रॉन का बेस समझ लेते हैं। इलेक्ट्रॉन का निष्कासन अगर किसी अभिक्रिया में होता है तो वह अभिक्रिया जो रहती है वह अभिक्रिया उपचयन कहलाती है। और जिस अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? जुड़ना होता है, जुड़ने की क्रिया जो रहती है वह अभिक्रिया क्या कहलाएगी? अपने पास में अपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। सपोज क्या है कि सोडियम है और इसने क्या कर दिया? सोडियम के साथ में प्लस बना दिया। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें से क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इस रिएक्शन को क्या कहेंगे अपन? ऑक्सीकरण की अभिक्रिया। और अगर सपोज क्लोरीन है, ये क्लोरीन का परमाणु, और इसने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण कर लिया और 2 क्लोराइड के परमाणु बना दिए, तो इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण हुआ इसलिए माइनस आ गया, इसका इलेक्ट्रॉन निकल गया इसलिए इसके ऊपर प्लस आ गया। क्योंकि किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर रहते हैं, माइनस क्वांटिटी और प्लस वाली क्वांटिटी बराबर रहती है। अगर माइनस वाला निकल जाता है तो बचेगा क्या? प्लस वाला, इसलिए इसके ऊपर क्या आएगा? प्लस। इसमें भी वही है, इलेक्ट्रॉन भी बराबर है, प्रोटॉन भी बराबर है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ गया तो माइनस जुड़ गया, इसलिए यहाँ क्यों इसके ऊपर माइनस आ गया। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के बेस पर भी हम लोग इसको परिभाषित कर सकते हैं। बहुत सारी अभिक्रिया होती है जिसके अंदर हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को इलेक्ट्रॉन के बेस पर पढ़ेंगे। तो ये अभिक्रियाओं के प्रकार है अलग अलग। जब भी आपसे पूछा जाए कि उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं तो हम लोग डेफिनेशन कहेंगे वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन परमाणु का संयोजन होता है, और उदाहरण ये बता देंगे। वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन परमाणु का वियोजन होता है वह अभिक्रिया विलोपन होता है, हम लोग उदाहरण ये बताएंगे। वह अभिक्रिया जिसमें एक लिख दें, भाई एक लिखोगे तब भी क्लियर है, दूसरी लिखोगे तो भी सही है, और तीसरी लिखोगे तो भी, कोई सी भी एक अभिक्रिया लिख दोगे तब भी काम चल जाएगा। एक उदाहरण से भी आप लोग समझा सकते हैं।
ठीक है। अब इसके बाद में जब आपसे यूं पूछा जाता है कि वह रेडॉक्स अभिक्रिया किसको कहते हैं, तो हम लोग कहेंगे वह अभिक्रिया जिसमें उपचयन की अभिक्रिया और अपचयन की अभिक्रिया, ये क्या होती है, अभिक्रिया क्या होगी, साथ साथ चलती है, साथ साथ होती है। जब दोनों साथ साथ होती है, एक्चुअल में दोनों साथ ही होती है। जब कभी भी जहाँ कहीं पर भी उपचयन होता है तो वहाँ किसी न किसी पदार्थ का तो अपचयन होता ही है। जब दोनों अभिक्रिया साथ चलती है तो उसको हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे, उसको हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिसके अंदर हम लोग रेडॉक्स अभिक्रियाओं के बारे में समझ सकते हैं। कि जैसे कि यही उदाहरण देख लेते हैं हम लोग इसके अंदर, कि जो जिंक है, जिंक वाला उदाहरण देख सकते हैं। जिंक जो है वह रिएक्शन कर रहा है अपने पास में H2SO4 से, तो जिंक की ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ पर 0 रहती है। जब ये कंपाउंड बनाता है तो जिंक सल्फेट का निर्माण कर देता है, प्लस हाइड्रोजन निकल जाती है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है। ठीक है। अब यहाँ पर जिंक सल्फेट बनाता है, इससे इसकी ऑक्सीकरण अवस्था 2+ हो जाती है। थोड़ा सा आगे का लेवल है, ये आपको समझाने के लिए है कि इस जिंक के साथ में जिंक 2+ बन गया, मतलब इसका इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो इलेक्ट्रॉन निकलने के आधार पर इलेक्ट्रॉन निकलता है, निकल गया, हम सरल शब्द लिख रहे हैं यहाँ पर, निकल गया। ठीक है। इलेक्ट्रॉन निकल गया किसका, जिंक का। तो जब इलेक्ट्रॉन निकलता तो कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, या ये लिखा अब इन्होंने क्या लिखेंगे उसको अपन, उपचयन। तो ये अभिक्रिया हो रही है अपने पास में उपचयन की। और यहाँ पर इसके ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। +1 से यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो हाइड्रोजन जब बनता है, जब भी कोई भी उदासीन परमाणु अणु होता है ना, H2 हुआ, O2 हुआ, 2 हो गया, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा 0 होती है। इसका मतलब इस प्लस ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, तो हम लोग यहाँ लिख रहे हैं इलेक्ट्रॉन का जुड़ना। इस रिएक्शन के अंदर ये वो इलेक्ट्रॉन जुड़ता है। तो इलेक्ट्रॉन का जुड़ना कौन सी अभिक्रिया कहला रही है, यहाँ पर अपचयन प्रकार की अभिक्रिया कहला रही है। तो ये अपचयन प्रकार की अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना। तो कहने का मतलब होता है रेडॉक्स अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन साथ होती है, उसको हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। उसका उदाहरण ये है, बहुत सारे और भी उदाहरण आप लोग इसमें से समझ सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया है जो इस पार्ट की है, वो आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर कर लेनी है। एक एक बार और इसको अच्छे से देख लेवें कि क्या